मार्गदर्शन 12वीं परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरवरी माह में होने वाली परीक्षा के जो भी परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा बेहतर हो, इसकी शुभमंगल कामना है हमारी ओर से। और हम आपके बीच में उपस्थित हैं। अनिवार्य हिंदी में क्या पढ़ना होता है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके साथ। तो सबसे पहले जो हमारा जो अनिवार्य हिंदी है उसमें 2 खंड होते हैं। उसको 2 खंड में हम देख सकते हैं। एक पाठ्य निहित पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है, दूसरा में हिंदी व्याकरण होते हैं, लेखन होते हैं, ये सब होता है। तो पहले अब पाठ्य पुस्तक को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक जो हमें पढ़ना है, जिस किताब को हम पढ़ते हैं उस किताब का नाम है दिगंत। और दिगंत में कुल मिलाकर के साहित्य जो दिया गया है इसको हम 3 खंड में बांट सकते हैं। गद्य खंड यानी गद्य साहित्य, पद्य खंड कविता के अंतर्गत आएगा, वो जो पद्यात्मक शैली है, गीत, कविता, गजल, भजन, वंदना, प्रार्थना, ये सब पद्यात्मक खंड के अंतर्गत आएंगे। और एक है प्रतिमूर्ति, तो प्रतिपूर्ति है। तो एक है हमारा प्रतिपूर्ति। तो प्रतिपूर्ति जो है इसके अंतर्गत 3 पढ़ना है, पद्य खंड के अंतर्गत 13 पढ़ना है, गद्य खंड के अंदर 13 पढ़ना है। अब पहले हम देखते हैं कि गद्य खंड में जो पढ़ना है इसका, यानी एक कलेक्शन है हमारा गद्य खंड में जो 13 पाठ है। इसमें पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको मददगार होगा, प्रायः पूछते रहता है विधा यानी लेखन का प्रकार क्या है, लेखक कौन है, लेखक का जन्म, लेखक की मृत्यु, लेखक की प्रमुख रचना। तो हम अभी जो आपके बीच में आए हैं उसमें लेखक का जीवन काल, लेखक के द्वारा जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो उनकी रचना आपको पढ़नी है उसकी विधा अर्थात लेखन के प्रकार और पाठ का नाम। तो 13 पाठ में पहला पाठ जो आपको पढ़ना है वह है बातचीत। यह एक निबंध है और इसके निबंधकार को बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म 23 जून 1843 को हुआ और उनका निधन 20 जुलाई 1915 ईस्वी को हुआ। बातचीत एक निबंध है, ध्यान में रखना है हमको। पूछा जाता है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, उत्तर देंगे हम निबंध। वही उसने कहा था, यह एक कहानी है और इस कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका नाम कथानक के रूप में बड़े सम्मान से हिंदी साहित्य में लिया जाता है। और उनकी यह रचना प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। ये भी पूछा जा सकता है उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचना किस वर्ष हुई थी। 1915 ईस्वी में यह प्रकाशित पहली बार हुई। गुलेरी जी का जो जीवन काल रहा 7 जुलाई 1883 को जन्म लिए और 12 सितंबर 1922 ईस्वी को उनका निधन हुआ। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है दिगंत, उसमें जो तीसरा गद्य खंड में पढ़ना है वह संपूर्ण क्रांति। यह एक भाषण है गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया हुआ ऐतिहासिक भाषण। 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने जो भाषण दिया था उसी के सार को आपके पाठ्य पुस्तक में समेटा गया है। संपूर्ण क्रांति के नाम से स्वाभाविक है, जयप्रकाश नारायण का भाषण है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को और वहीं दिवंगत हुए थे। इनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। अक्टूबर महीने में इनका जन्म भी दिवस भी और अक्टूबर महीने में इनकी पुण्यतिथि भी है, दोनों है। अर्धनारीश्वर कहानी है और ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के नाम है जो मूल रूप से कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कहानी बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्यतः वो अपने कविता के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध कवि बिहार से संबंध रखने वाले सिमरिया में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर की कहानी है अर्धनारीश्वर। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनका निधन हुआ। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, बिहार में जन्मे थे और मूल रूप से वो एक कवि थे, लेकिन साहित्य के धनी थे। साहित्य उनके रोम रोम में बसता था, इसलिए कहानी के ऊपर भी उनके कहानी लेखन में भी उनका बहुत योगदान रहा है। रोज कहानी है अज्ञे जी की। अब यहाँ ध्यान में रखना है, अज्ञे जी का कई बार पूरा नाम पूछता है। रोज कहानी अज्ञे जी की है। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
अज्ञे। अज्ञे उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। तो इस तरीके से इनके जन्म के बारे में जब हमसे पूछा जाए, 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, इनका निधन हुआ 5 अप्रैल 1988 ईस्वी को। इसके बाद हम आपके पाठ्य पुस्तक में है एक लेख और एक पत्र। नाम से यह स्पष्ट है यह विधा क्या है, तो एक लेख है और एक पत्र है। नाम से यह लेख और पत्र और लिखा है शहीद आजम भगत सिंह ने। शहीद आजम भगत सिंह का ये पत्र है, लेख है। गौरतलब हो 23 सितंबर 1907 ईस्वी को उनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनका निधन हुआ। तो जगदीश चंद्र माथुर अगले कहानी है जिसके ओ सदानीरा निबंध है, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछा यह भी जाता है ओ सदानीरा किस नदी को कहा गया है, या गंडक नदी को कहा गया। ओ सदानीरा निबंध है, गंडक को सदानीरा कहते हैं। जगदीश चंद्र माथुर 16 जुलाई 1917 को जन्मे थे। 14 मार्च 1978 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। अगला है हमारा एक बहुत बड़ा एकांकी है आपके पाठ्य पुस्तक में, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एकांकी है, एक अंक का नाटक कहिए इसको। और यह एकांकी एक नाटक संग्रह से लिया गया है, और उस संग्रह का यानी एकांकी संग्रह जिससे यह लिया गया है वो भी कभी कभी पूछता है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके से लिया गया है एकांकी सिपाही की माँ। और एकांकीकार नाटककार हैं मोहन राकेश, बड़े प्रसिद्ध नाटककार हैं। 8 जनवरी 1925 से 3 दिसंबर 1972 तक इनका जीवन काल है। इसके बाद है हमारा प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है, नामवर सिंह की रचना है। प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है, नामवर सिंह की रचना है। 28 जुलाई 1927 से 19 फरवरी 2019 तक उनका जीवन काल रहा। जूठन आत्मकथा है, यह आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। जैसा कि हम लोग जानते हैं आत्मकथा यानी अपनी ही कहानी लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 30 जून 1950 ईस्वी को जन्म लिया और 17 नवंबर 2013 को उनका इंतकाल हुआ, उनका निधन हुआ। हंसते हुए मेरा अकेलापन 11वां कह सकते हैं गद्य खंड का 11वां अध्याय आपका। और यह एक डायरी साहित्य है, यानी डायरी में लिखी गई एक कहानी है। और मलयज जी ने इसकी रचना की है। पूछा जाता है मलयज जी का वास्तविक नाम क्या है। भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव का जन्म हुआ 1935 ईस्वी में, उनका निधन हुआ 1982 ईस्वी के अप्रैल महीने की 26 तारीख को। और इसके बाद हमारा तिरिच उदय प्रकाश की रचना है, कहानीकार है उदय प्रकाश जी, और उनकी यह कहानी है तिरिच। 1952 में जन्मे प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार उदय प्रकाश जी। सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच में अभी वो हैं। और वहीं शिक्षा निबंध है जे कृष्णमूर्ति की। जे कृष्णमूर्ति की निबंध शिक्षा है, और निबंधकार जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था मई 1895, 12 मई 1895 को। 17 फरवरी 1986 को उनका निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम था जद्द कृष्णमूर्ति। जद्द कृष्णमूर्ति साहब का जन्म इस तरीके से हम देखते हैं। 13 जो हमारे थे गद्य खंड के, इसके अलावा पद्य खंड के प्रतिपूर्ति के कौन कौन है, किस तरीके से है, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।